Welcome back, everybody. This is our third class in JEE previous year questions for chapter Work, Energy and Power, class 11. Before this, we have made two lectures or two videos in this series, and all of those can be found on our channel. There is a dedicated playlist for this, and name of that playlist is JEE Main Previous Year Questions. We have started similar series for NEET PYQs, so you can also find them. And hopefully, if you like the video, then do like this video, share as much as possible, and subscribe to our channel. And also, there are other videos available. Then do watch them and share them and subscribe them. And if you want to support us, then you can scan this QR code, and by scanning this QR code, you can donate whatever amount you want. With this, we will be able to get new books or better question papers, and also in future a better computer hardware, so that we can provide you video in better resolution or better quality. So hopefully you will be able to like, share and subscribe and donate something also. With this, let's start today's video. I think we have covered up to question number 30 in previous video, and today we are going to start from question number 31. So in last video we covered this question, and we explained that how this R is equal to 0 at potential 0 at distance 0 changes the sign of potential energy from negative to positive. So let's start our first question. A block of mass 0.1 kg is connected to a spring of unknown spring constant K. It is compressed to a distance x from its equilibrium position and released from rest. After approaching half the distance from the equilibrium position, it hits another block and comes to rest momentarily. While the block moves with velocity 3 मीटर per second, the total initial energy of the spring, हमें spring की total initial energy यहाँ पे बतानी है. तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया गया था यहाँ पे एज पर मेंशन एक्स कंप्रेस किया गया था उसको. लेट मी चेंज द कलर. यस. तो स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग है उसको एक्स कंप्रेस किया गया था. तो जब हम स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर. सो ये स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे जब उसको कंप्रेस कर दिया हमने, तब ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है. नाउ और ये इसके साथ क्या कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ एक मास भी कनेक्टेड है जिसका वेट 0.1 kg है. नाउ स्प्रिंग को रिलीज कर दिया जाता है, और जब आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे उसकी कंप्रेस पोजीशन से, तो क्या होगा, स्प्रिंग मूव करना स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन की तरफ. मीन्स स्टार्टिंग में ऐसा है आपके पास कि ये स्प्रिंग है और आपने इसको कंप्रेस किया हुआ है और इस पर ये मास लगा हुआ है, और सपोज ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो आपने इसको एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया. नाउ जब ये बोला गया कि स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है और स्प्रिंग का डिस्टेंस कितना है, x/2 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका है और ये डिस्टेंस x/2 है. तो इस टाइम पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये था हमारा केस ए. बी केस में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के टाइम्स x/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो मास m है इसके पास वेलोसिटी की वजह से, बिकॉज ये स्प्रिंग है वो ऐसे मूव कर रहा होगा वेलोसिटी v से, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी की वजह से मास के पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो कि हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर. सो जो ए सिचुएशन में या केस ए में जो टोटल एनर्जी थी सिस्टम की, वही केस बी में होनी चाहिए. मीन्स ये एनर्जी और ये एनर्जी इन टोटल दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ से आ जाता है इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं. इट विल बी के एक्स स्क्वायर बाय 4/8 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं,
so we get half mv square is equal to half 1 minus 2 by 1 minus 8 kx square and हाफ एम वी स्क्वायर, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे सो 4 इट विल बी 3/8 के एक्स स्क्वायर। और फ्रॉम दिस हमारे पास हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट जो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k विल बी 8/3 इंटू हाफ mv square by x square, so it will be 4/3 mv square x square k। तो ये हमारे पास k की वैल्यू यहां से आ जाती है। नाउ अगर हम आगे बढ़ें स्टेटमेंट के हिसाब से, एज पर स्टेटमेंट हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। नाउ इट हिट्स अनदर ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट मोमेंटली, ये एक दूसरे ब्लॉक को हिट करता है और रेस्ट पे आ जाता है। while the other blocks move with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो ये वाला ब्लॉक था आपका जिसका मास क्या है m है, ये दूसरे ब्लॉक को हिट करेगा, सपोज जिसका मास कैपिटल m है, ये इसको हिट करता है और किस पे आ जाता है, ये हिट करने के बाद किस पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। और जो ये वाला ब्लॉक है ये कितनी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। नाउ फ्रॉम दिस सपोज कीजिए कि हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी v थी, जो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि जो मास है इसकी वेलोसिटी v थी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें क्या मिलता है, दैट स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 3। ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। और अगर हम यहाँ पे कोलिजन को इलास्टिक मान के चले और आपने जो अगर कोलिजन थ्योरी पढ़ी हो और वहां पे सिर्फ एक ही ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसफर होता है, मींस कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, वो कब होती है, जब सेम मास हो। अगर दोनों का मास सेम है ओनली दैट सिनेरियो पॉसिबल होता है कि एक की मोमेंटम है जो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और पहले की वेलोसिटी 0 हो जाती है। और इस टाइप का कोलिजन क्या होता है, प्रॉपरली इलास्टिक होता है। और हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M इंटू 3 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स हाउ हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है। नाउ हमारे पास v की वैल्यू आ गई, अब रह गया हमारे पास जो x है, हमें x की वैल्यू भी चाहिए होगी सो दैट हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। या फिर व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो हमें यहाँ पे x भी नहीं चाहिए होगा, हमें यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर निकालना होगा। सो फॉर इनिशियल एनर्जी इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4/3 mv स्क्वायर। और अगर एनर्जी बनाए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी 2/3 mv स्क्वायर। 2/3 मास की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमने निकाल लिया 3। सो 3 इंटू 3 इट कम्स आउट टू बी 0.6 जूल। सो कंपेयर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet loses 1/nth of its velocity passing through one plank. The number of such planks that are required to stop the bullet can be। Means आपके पास एक प्लैंक है और एक बुलेट है। नाउ ये बुलेट जब इस प्लैंक से पास होती है, मीन्स वो इसको पास कर रही है कंप्लीटली, तो अगर एंट्री के टाइम पे इसकी वेलोसिटी v थी
तो वो v/n इससे बाहर निकलने तक लूज कर देती है। तो यानी कि एंट्री के टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये है, और अगर एंट्री के बाद हम इसको प्लॉट करें, दिस इज आफ्टर एंट्री, तो एंट्री के टाइम पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो आफ्टर एंट्री इसकी वेलोसिटी हो जाती है v माइनस v/n। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v और फाइनल वेलोसिटी v माइनस v/n। और ये किसकी वजह से हो रहा होगा? वी नो इट विल बी हैपनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है दैट वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन टोटल एनर्जी। यहाँ पे अगर हम सेम हाइट माने, मीन्स कि जो आपकी बुलेट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सा वर्क होगा? ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा के ई के। सो डेल्टा के ई की वैल्यू आ जाएगी फाइनल, यानी कि हाफ एम वी माइनस v/n स्क्वेयर नेगेटिव हाफ एम वी स्क्वेयर। और इसको हम लिख सकते हैं लाइक हाफ एम वी स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/n होल स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर। फिर से पूरे से हाफ एम वी स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है और इसको ओपन कर सकते हैं। तो इट विल बी 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस 2/n माइनस, यहाँ से 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस हमारे पास आएगा हाफ एम वी स्क्वेयर 1/n स्क्वेयर माइनस 2/n। मीन्स जब वो एक बॉक्स से पास होती है या फिर एक प्लैंक से पास होती है, तो उसका इतनी एनर्जी का लॉस हो जाता है। नाउ ये पूछा गया है कि ऐसे वो कितने प्लैंक से पास हो सो दैट जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सो फॉर दैट अगर हम एक से इतनी एनर्जी लूज कर रहे हैं और हमें फाइनली कितनी एनर्जी लूज करनी है? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल हमें लूज करनी है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है जो हर केस में इक्वल लग रहा है। सो इन दैट सिनेरियो सपोज कीजिए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, तो टोटल एनर्जी का लॉस हो जाएगा n इंटू, सॉरी नॉट n हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम p यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास p नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर 1 माइनस एन स्क्वेयर 2 माइनस एन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। एक प्लैंक में इतनी एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम p नंबर ऑफ प्लैंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम इतने प्लैंक्स ले रहे हैं सो दैट टोटल एनर्जी लॉस इनिशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वेयर से एम वी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और जो p है उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो इट विल बी एन स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस 2n। और आई थिंक हाँ, और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा उधर जाने के लिए, एंड इट विल बी एन स्क्वायर 2n माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव अस लाइक दिस। यस, नॉट नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव है हमारे पास। सो अगर हम चेंज यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो हमें यहाँ पे इसका क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो इट विल गिव अस एन स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, और आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1 मीटर हैज मास m।
तो ये देखिए क्वेश्चन कैसा है कि इसमें स्प्रिंग के पास कोई मास है with one end fixed to a rigid spot, assuming the spring to be made of uniform wire, the kinetic energy possessed by it if its free end is pulled with uniform velocity v. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। नॉर्मली आपको जब भी स्प्रिंग दिया जाता है वो स्प्रिंग हमेशा हमें मासलेस दिया जाता है। नाउ यहाँ पे स्प्रिंग के लिए हमें मास गिवन है, तो इस स्प्रिंग के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ होगा, अगर इसकी टोटल लेंथ क्या है, अगर इसकी लेंथ है L और टोटल मास है M, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा M/L। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम इस एक स्प्रिंग का एक स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे। कैसा एलिमेंट, जिसकी लेंथ हो dx और जिसका सेंटर से डिस्टेंस हो x, और हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको पूरे सिस्टम पे इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ तो ये तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ, बिकॉज हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमारे पास मास आ गया स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब हमें स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। नाउ जो स्प्रिंग है उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। जो आपका सेंटर की तरफ पार्ट होता है, जो जहाँ पे स्प्रिंग को ज्वाइन किया गया है, जो उसके पास वाला हिस्सा है वहां पे वेलोसिटी कम होती है, और जो आपका एंड वाला पार्ट है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। इट्स लाइक सर्कुलर, जहाँ पे हम v इजिकल टू आर ओमेगा लेते हैं कि ओमेगा फिक्स रहती है और रेडियस बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे भी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो सिमिलरली म्यू हमने मास पर यूनिट लेंथ लिया, यहाँ पे आएगी वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ हो जाएगी v। v जो वेलोसिटी है वो एंड पॉइंट की वेलोसिटी है। आपके इस पॉइंट की वेलोसिटी तो है v और इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0। तो जो वेलोसिटी है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगी 0 टू v तक। कितनी लेंथ में, पूरी l लेंथ के अंदर वो 0 टू v के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ आ जाती है v/l, और x डिस्टेंस पे वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी एट डिस्टेंस x, it will be v/l into x। सो नाउ जो हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, इट विल बी हाफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx, तो दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m/l इंटू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx, और वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा। तो वेलोसिटी है स्मॉल एलिमेंट की, इट इज v² x² एंड डिवाइड बाय l²। जो मास ऑफ एलिमेंट है इसमें dx इसलिए आ रहा है बिकॉज हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं और उसका ही मास लेंगे। और वेलोसिटी में x इसलिए आ रहा है बिकॉज जो वेलोसिटी है वो सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई वहां पे x आ रहा है, ना कि dx आ रहा है। सो जो हमारा होल फॉर्मूला है इट विल बिकम्स लाइक दिस, हाफ mv² x² dx बाय l³। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, तो हाफ mv² l³ एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेट x² dx, और ये जाएगा 0 टू l तक। सो इट विल बी mv² बाय 2l³ x³ बाय 3 लिमिट्स l to 0। so this will become mv² डिवाइड बाय 3 into 2 6 l³, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई l³ कैंसल होके हमारे पास आ जाएगा mv² बाय 6। और यहाँ से आप मीन वेलोसिटी निकाल सकते हो स्प्रिंग के लिए, कि स्प्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इट्स विल लाइक हाफ mv, जो यहाँ पे 3 बचता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3
बाय स्क्वायर। तो अगर स्प्रिंग के एंड पॉइंट की वेलोसिटी v है तो स्प्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो अप्रोक्सीमेटली v बाय रूट 3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। सो इट विल बी ऑप्शन डी, हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two springs of force constant 300 Newton per meter and 400 Newton meter are joined together. The combination is compressed by 8.7 centimeter. The ratio of energy stored in A and B is EA, EB, then EA by EB equal to, तो रेशियो निकालना है। तो पहले तो हमने दोनों फोर्स को कैसे स्प्रिंग्स को कैसे ज्वाइन किया, सीरीज में ज्वाइन किया। तो आपको ये पता होगा दैट जो स्प्रिंग्स हैं वो रेजिस्टेंस के उल्टा बिहेव करते हैं। मींस अगर हम हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, अगर हम दोनों को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। बट अगर हमारे पास दो स्प्रिंग हैं और दोनों को हम सीरीज में ऐड कर दें तो इस सिनेरियो में जो हमारा फाइनल कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इट विल बी, वो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा 1/K1 प्लस 1/K2। तो मीन्स हमने दोनों को ऐड कर दिया है तो हमारा 1/K फाइनल हो जाएगा 1/300 प्लस 1/400। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो k है वो आएगा फाइनल के एफ की वैल्यू विल बी 1200 बाय 7। नाउ बिकॉज हमने दोनों को सीरीज में अटैच किया हुआ है समथिंग लाइक दिस, ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, और अब हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं जिससे हम इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ना। जो ये एफ है ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो सपोज कीजिए जो आपका पहला है इसमें x1 का कंप्रेशन होता है और जो सेकंड है इसमें x2 का कंप्रेशन होता है, और x1 प्लस x2 जो टोटल कंप्रेशन होगा वो एज पर गिवन है 8.75 सेंटीमीटर। वो टोटल कंप्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। बिकॉज दोनों पर सेम फोर्स एक्ट कर रहा है तो दोनों के लिए फॉर्मूला ट्रू होगा दैट F इज इक्वल टू के एक्स, और F दोनों पे एक्ट कर रहा है तो मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। और अगर हम यहाँ से सॉल्व करें दैट K1 हम ले लेते हैं 300, सो 300 इंटू x1 इज इक्वल टू 400 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी 8.75 माइनस x1। So 300 x1 400 इंटू 8.75, इसको हम एज इट इज रखते हैं माइनस 400 x1, तो इधर आके ऐड होगा तो 700 x1 बन जाएगा इक्वल टू 400 टू 8.75, और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी और x1 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8.75 डिवाइड बाय 7, और हम इसको कट कर सकते हैं, इट विल बी 4 इंटू 1.25 और 4 इंटू 1.25 होता है 5 सेंटीमीटर। सो x1 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर और x2 की वैल्यू आ जाएगी 8.75 माइनस 5, सो इट विल बी 3.75 सेंटीमीटर। तो x1 x2 आ चुके हैं हमारे पास और हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ एनर्जीज। जो दोनों स्प्रिंग है उनकी एनर्जीज का हमें रेशियो निकालना है। तो एनर्जी का लिए फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सो E1 बाई E2 हो जाएगा, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, K1 x1 स्क्वायर बाय K2 x2 स्क्वायर। सो K1 की वैल्यू है 300, x1 की वैल्यू है 5 और 25 बाय 400 और नीचे आएगा 3.75 का स्क्वायर। सो 3.75 इंटू 3.75, सो दिस गेट कैंसल्ड, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं व्हाट वी गेट,
जो 3.75 है, हम इससे, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। सो 3/4 इंटू 25 इंटू 100/375, 100/375। सो ये 4 पे जाएगा, और 25 से हम अगर हम डिवाइड करें तो, और ये जाएगा 1 एंड आई थिंक 5, 12, यस 5। सो 4, 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 25 है तो हमारे पास ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा 5 पे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इसको 3 पे कैंसिल कर देगा। सो आंसर विल बी 4/3। एंड अगर हम ऊपर जाएं तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, 4/3। आगे बढ़ते हैं। Force F is equal to Fi on a particle of mass 2 kg moving along x-axis is given in the figure as a function of position x. The particle is moving with velocity 5 meter per second along a x-axis at x is equal to 0. What is the kinetic energy of the particle at x is equal to 8 meter? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। सो लेट अस पहले हम जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अप टू 8 तक मार्किंग है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 1 2 3। सो जो ग्राफ है यहाँ पे फोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है। सो जो लाइन है हमारे ग्राफ की वो 2 से स्टार्ट होके -1 तक जाती है, और किसके थ्रू जाती है, x इज इक्वल टू 2 से। सो x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, और ये 2 से स्टार्ट होती है, और ये समथिंग ऐसे है हमारे पास। उसके बाद ये x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 8 तक जाती है। तो ये 1 2 3 4 यहाँ से निकल के 5 से होते हुए और यहाँ पे ऐसे जाती है अप्रोक्सीमेटली, और ये यहाँ पे ऐसे मीट करती है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम ऑन अप्रोक्सीमेट लेवल्स बना रहे हैं, 1 2 और ये -1। सो हमें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से ये पता है दैट जो वर्क होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, और बिकॉज यहाँ पे हम ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं, लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो पार्टिकल ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो वर्क हो जाएगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हमें ओनली टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, और जैसे हम वो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास हम वर्क और इस वर्क एनर्जी रिलेशन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास किस टाइप का ग्राफ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी एफ इंटू एक्स, और ये क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और उससे हमें वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर आप देखें जो ये पहली ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ये वाली जो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जाती है, इस सिनेरियो में जो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ, इसका बेस 2 है और हाइट 2 है, तो ये हमारा पहला एरिया हो गया। उसके बाद हमारे पास ये छोटी सी दूसरी ट्रायंगल बनती है जो 2 से 3 तक बनती है, इसका बेस 1 का है और हाइट -1 की है। फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल बनता है 3 to 4, आप यहां भी देख सकते हैं 3 to 4 एक रेक्टेंगल बनेगा।
रेक्टेंगल का बेस 1 का होगा और हाइट -1 की होगी। उसके बाद फिर से एक ट्रायंगल बनेगी 4 2 5 और वो उस ट्रायंगल के लिए अगेन हाफ बेस 1 का है और हाइट -1 है, प्लस अब ये फाइनल रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के लिए हमारा जो बेस है वो 3 का है, 5 to 8 तक यानी 3, और हाइट हमारी इसमें 3 की। सो अगर हम ये कैंसिल आउट करें तो यहाँ से आएगा 2, उसके बाद आएगा -1/2, उसके बाद आएगा -1, यहाँ से आएगा -1/2 और यहाँ से आएगा 9/2 एंड फाइनली हमारे पास यहाँ से ये तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फाइनल बचेगा 9/2, यानी कि जो वर्क है वो 9/2 के इक्वल है। डेल्टा के ई यानी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियली मास 2 kg का है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 5 × 5 और 25 जूल। सो ये हो जाएगी 4.5 जूल के ई फाइनल माइनस 25 जूल। सो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 29.5 जूल। अभी आपको कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये पता नहीं लगता कि कब नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर करना है और कब नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना। तो फॉर दैट आप फॉर्मूला देखिए, जो यहाँ पे आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मींस यहाँ पे दोनों के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर दोनों के लिए डायरेक्शन मैटर करती है तो आपको प्लस माइनस कंसीडर करना है। अगर डायरेक्शन इनके लिए मैटर नहीं करती फिर आप प्लस माइनस कंसीडर मत कीजिएगा। जैसे जब आप डिस्टेंस निकालते तो वहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते हो तब वहां पे डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे आपका जो डिस्टेंस है, अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। बट जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और dx/dt। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन मैटर करती है, दैट्स वाई इसमें आप जो डायरेक्शन है प्लस माइनस वो कंसीडर करोगे। बट जब हम डिस्टेंस की बात करें तो वहां पे हमारे पास स्पीड होती है, और स्पीड में होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम भी हमारे पास स्केलर होता है, डिस्टेंस भी स्केलर होता है। सो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, दैट्स वाई आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करते हैं। सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। A particles get displayed by r this meter under action of force, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें ये बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो एज यूजुअल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा वर्क के, और अगर हम यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करें डेल्टा डब्ल्यू वो हो जाएगा F.R। सो 7 × 2 14 प्लस 4 × 3 12 प्लस 3 × 4 12, सो 14 प्लस 24 और दिस विल गिव अस 38 जूल। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, और अगर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती तो यहाँ पे इनिशियल लिए भी कोई हिंट होता, लाइक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या समथिंग लाइक दिस, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। At time t is equal to 0, a particle starts moving along the x-axis. If the kinetic energy of increases uniformly with time t, the net force acting on it must be proportional to. So ये बोला गया है कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स करता है, मीन्स उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है,
अब ये बोला गया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम टी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है टी के। तो अब हमें ये बताना है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। सो अगर काइनेटिक एनर्जी टी के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यानी कि सी टाइम टी। और अब हमें यहाँ से फोर्स बनाना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारे पास स्केलर है तो, और फोर्स वेक्टर है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी से वापस वेक्टर फॉर्म में जाना होगा। और काइनेटिक एनर्जी और एक वेक्टर होता है जो कि होता है मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन होता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ से पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू आता है सी टी। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट P इज इक्वल टू 2mct अंडर रूट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम। नाउ फॉर न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स होता है वो होता है dp बाय dt। तो हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सो इट विल गिव अस 2mc, तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, t की पावर हमारे पास हाफ है, तो t की पावर हाफ का हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी t रेज टू पावर माइनस हाफ। तो जो हमारा फोर्स है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय रूट टी के। सो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ टू फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। और यहाँ पे U है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। सो इट विल बी A बाय x12 minus B by x6, where A or B are constant, x is distance between the atoms. If the dissociation energy of the molecule is U at infinity minus U at equilibrium, then D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें U at x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर x इज इक्वल टू इन्फानाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। अगर मेंशन ना किया गया हो तो एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे ऐसा मेंशन किया हुआ था कि जो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी का वो सेंटर पे होगा, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट कि x इज इक्वल टू इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और यहाँ से हम जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए, और ये हम आपको करके भी दिखाएंगे, बिकॉज तभी जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है और बाउंडेड होता है। जब x इक्वल टू इन्फानाइट पे एनर्जी जीरो होगी तो जैसे आप सिस्टम के अंदर आते जाओगे या सेंटर के पास आओगे तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और ये बाउंडेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी स्टेबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे एनर्जी निकालनी है, और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फंक्शन अवेलेबल है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज कैसे किया जाता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको जीरो के इक्वल किया जाता है। सो du by dx will be, यहाँ पे x रेज टू माइनस 12 है, मीन्स इसको अगर ऊपर लेके जाते तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 12 a x13 x बाय 13, और यहाँ पे x माइनस 6 है तो इट विल गिव अस माइनस 6, वो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा b बाय x7। अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे इट विल गिव अस 12a x13 इज इक्वल टू 6b x7। जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आप ये साइन एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2। सो फ्रॉम हेयर, और ये देगा आपको x रेज टू पावर 6। सो 2a बाय x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू b, एंड 2a बाय b इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2a बाय b पावर 1 बाय 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। सो ux विल बी a बाय x रेज टू पावर 12, और x रेज टू पावर 12 का मतलब क्या है, जस्ट इसका स्क्वायर, तो इट विल बी 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस
b बाय एक्स सिक्स, सो b बाय एक्स सिक्स की पावर वैल्यू ये है 2a इंटू बी। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव अस बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, और इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा नेगेटिव बी स्क्वायर बाय 4a। नाउ x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो है, सो इट विल बी जीरो माइनस, और हमने जो अभी एनर्जी निकाली है वो माइनस बी स्क्वायर बाय 4a है, सो माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये देगा आपको बी स्क्वायर बाय 4a। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an athlete in Olympic Games covers a distance of 100 meter in 10 seconds. His kinetic energy can be estimated to the range. तो अब हमें उसकी रेंज बतानी है, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मीन्स आप बोल सकते हो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपके पास उसका मास नहीं गिवन, तो हमें इसका जो मास है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में जब एथलीट स्टार्ट करेगा तो इनिशियल एनर्जी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, और डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 100 मीटर का, तो एस की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो फ्रॉम हेयर अगर हम ये इक्वेशन यूज करें दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो 100 इज इक्वल टू यू इज जीरो, सो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, हाफ ए टी इज 10 इंटू 10, सो ये कैंसल हो गई, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी फाइनल आ जाएगी, इट विल बी यू प्लस ए टी, यू इज जीरो, एक्सेलरेशन इज 10 इंटू 2, so it gives us 20 meter per second. So with this हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब जो हम एक एथलीट है उसका मास कितना एस्टिमेट करें, तो ये इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप एथलीट का मास कितना सपोज करते हो। तो सपोज कीजिए जो एथलीट है हम उसका मास मान लेते हैं कि हमारे पास एथलीट का मास होगा सपोज 60 kg, so it will be half m into 20 into 20, so this will give us 10, तो 60 into 20, और हमारे पास आंसर आ जाता है 1200 जूल और समथिंग। यस, तो ऑप्शन ए सही नहीं होता, 10⁵ में हमारा कहीं नहीं जा रहा, 20,000 पे कहीं नहीं जा रहा, तो हमारा ऑप्शन ये अगर हम 70 लेते हैं यहाँ पे या 80 या 100 kg लेते तो उसके बेसिस पे जो मास है वो यहाँ पे आ सकता था, या हमारा आंसर डी के आसपास आ सकता था। अगर 200 से 500 वाला आप लेंगे तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे ओनली m ले लें तो इट विल बी हाफ m इंटू 20 इंटू 20, सो 10 200 m मीन्स अगर हम मास को कितना ले लेते हैं, सॉरी ओके ये 200 ये 12,000 हो गया, ओके 12,000, तो ऑप्शन यहां से ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सी, बिकॉज हमने यहाँ पे जीरो मिस कर दी थी, तो ये आंसर आ जाता है 12,000 जूल, बट यहाँ पे 20 to 50 की रेंज गिवन है, तो अगर हम मास ज्यादा ले लेते तो हम इस रेंज में आ सकते थे। सो दैट्स हाउ आप इसके आंसर को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक्यूरेट नहीं है एज पर इट्स। सो इन दिस क्वेश्चन 2 kg का ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव करता है 4 मीटर पर सेकंड से, जो एक अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग से स्ट्राइक करता है और कंप्रेसेस इट टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है 15 न्यूटन का, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 10,000 न्यूटन का। सो सिनेरियो कुछ ऐसा है, आपके पास एक बॉक्स है जिसका मास m है और वो एक स्प्रिंग के पास में है, और अभी स्प्रिंग किसमें है, अनस्ट्रेच पोजीशन में है, ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है सपोज। ब्लॉक
v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इधर ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन भी लग रहा है ग्राउंड से, तो फाइनल पोजीशन समथिंग लाइक ऐसी हो जाती है कि आपका ब्लॉक इधर पहुंच जाता है और जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाता है। तो सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो x हो गई, कि जो आपका स्प्रिंग है वो भी x डिस्प्लेस हो गया और जो बॉक्स है वो भी x मूव हो गया। सो ये केस हो गया A और ये केस हो गया B। बिकॉज स्प्रिंग एंड मास दोनों एक साथ मूव हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। दैट जो टोटल एनर्जी इन केस A होगी वो होगी टोटल एनर्जी इन केस B के इक्वल। तो A केस में यानी कि ऊपर वाले में इस सिनेरियो में जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv²। और जो B सिनेरियो है यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो मोशनलेस हो जाएगा, एक्स मूव करने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और मास स्टेशनरी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, हम उसी टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉक्स की वो होगी हाफ kx², और प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और कितने उसके लिए लग रहा है, कितने डिस्टेंस के लिए लग रहा है, एक्स डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी वर्क डन करेगा जो कि होगा वर्क बाय फ्रिक्शन। तो वर्क बाय फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट x है, सो यहाँ पे आ जाएगा 15x। अभी कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर फ्रिक्शनल फोर्स तो नेगेटिव लग रहा है, मींस फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का है, तो इसके वर्क डन को नेगेटिव क्यों नहीं लेते? तो उसका रीजन ये है कि इसके वर्क डन को नेगेटिव क्यों नहीं लेते, बिकॉज एक्चुअली ये टर्म इसकी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है। बिकॉज जब तक आपका बॉक्स बी पोजीशन में पहुंचता है तब तक फ्रिक्शन अपना काम कर चुका होता है और फ्रिक्शन से एनर्जी रिड्यूस होती है, मींस जो बी पोजीशन पे जो एनर्जी जब आप इक्वल करोगे इनिशियल एनर्जी में से फ्रिक्शन माइनस करके इक्वल करोगे, मींस एक्चुअली आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए था हाफ mv² माइनस 15x, इनिशियल में से आपने फ्रिक्शन को माइनस कर दिया इज इक्वल टू हाफ kx²। तो दैट्स हाउ ये एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और जब ये उधर जाता है तो इसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। सो आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हो, बट एक्चुअली जो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी है वो हाफ mv² ही है, ये ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी नहीं है, बिकॉज जब तक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन की कंसिडरेशन नहीं ली हुई, दैट्स वाई हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। तो हाफ, हम ये वाला पार्ट से सोल्व कर रहे हैं, आप किसी से भी सोल्व करें आंसर सेम ही आएगा। 2 वेलोसिटी इज 4 इंटू 4 इक्वल टू हाफ, जो k है, k की वैल्यू है हमारे पास 10,000 इंटू x² प्लस 15x, यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से 5,000 आ जाएगा। सो इसको इधर लेके आएंगे और हमारे पास बन जाएगा 5,000x² प्लस 15x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस b² यानी कि 2 2 5 15 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 5,000 इंटू माइनस 60 डिवाइड बाय 2a यानी कि 10,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मींस हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया अगर, तो ये हमें देता है 565.88 बाय 10,000। और जब आप इसमें ओनली प्लस साइन लेते हो, बिकॉज नेगेटिव साइन में तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जब आप प्लस साइन लेते हो तो ये 565 माइनस 15 550 बाय 10,000 आएगा। एंड जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको देगा 0.055 और ये सेंटीमीटर में होगा, बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग कंडीशंस लिए हैं, और सॉरी मीटर में होगा,
बिकॉज स्टार्टिंग कंडीशन सारी SI में है, तो हमारा जो मीटर में आता है 0.055 मीटर आता है, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 5.5 सेंटीमीटर. So option B will be the right answer. Next question. A particle is projected as 60 degree to the horizontal with kinetic energy K. The kinetic energy at the highest point. Highest point पे kinetic energy बतानी है. तो जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा. सपोज v वेलोसिटी से एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर. आप इसका अगर कंपोनेंट से करते हो तो v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर कॉमन लेके अगेन हाफ m v स्क्वायर बचेगा. तो जब ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पे, तो उसके पास ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो कि होगी v कोस थीटा के इक्वल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन है, सो ये हो जाएगी v कोस 60, यानी कि v बाय रूट v बाय 2 cos 60 is half. So from this जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल वो आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर बाय 4, और हाफ m v स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसको हमने k बोल दिया, तो ये हो जाएगी k बाय 4. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with speed 5 meter per second. Work done by the gravity during the time period when it goes up. तो ये जब तक ऊपर जाता है तो हमें ये बताना है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया. तो ग्रेविटी का फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स तो होता है mg. हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, सो 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन -10, और यहाँ पे आ जाता है s. सो s की वैल्यू आ जाएगी -25 बाय -20, दिस विल गिव अस 5/4. एंड आल्सो जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, यानी कि वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसल आउट हो जाते हैं, हमारे पास ओनली नेगेटिव वाले ऑप्शन बचेंगे. सो वर्क डन हो जाएगा, दिस विल बी वर्क डन mg, यानी कि ये मास है किलोग्राम में, इसको g से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, और 180 डिग्री का एंगल है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5/4 देगा -1.25. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस गिवन बाय. ये पोटेंशियल एनर्जी है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 2 जूल, देन द मैक्सिमम स्पीड. तो ये बतानी है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी. नाउ जो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है. टोटल एनर्जी हमें पता है ये 2 जूल है, काइनेटिक हमें पता नहीं, और पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है. नाउ मैक्सिमम स्पीड बतानी है. मैक्सिमम स्पीड मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाए तो उसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें मास भी गिवन है. सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला गिवन है x4/4 माइनस x²/2, और अब हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको डेरिवेटिव करके. सो dv/dx हो जाएगा x³
4x³ यानी कि x³ माइनस 2x/2 यानी कि x, और इसको क्या करते हैं हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, इक्वल टू 0, x कॉमन लेके x² माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से तो x 0 और यहां से x² माइनस 1 0, तो x² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट आते हैं 0, प्लस माइनस 1। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, और इस पे हमें ये चेक करना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे मिनिमम होगी। तो एक मेथड तो ये है कि आप सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखो, और उससे आपको पता लग जाएगा कि किस पे मिनिमम होगी। या दूसरा मेथड है कि आप सेकंड डेरिवेटिव लो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d²v/dx², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ऑफ x² माइनस 1। और अब हमें ये देखना है कि इनमें से किस वैल्यू पे ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है। मिनिमा के लिए पॉजिटिव, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, बिकॉज हमें मिनिमा पता करना है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ 0 पे तो नहीं होगा। अगर आप x को प्लस 1 पुट करते हो तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये देता है आपको 1, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस 1 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो x इज इक्वल टू वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 विल बी 1/4 माइनस 1/2, और हमें मिल जाएगा माइनस 1/4। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस 1/4, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 2 + 1/4 यानी कि 9/4 जूल। अब हमें मास गिवन है 1 kg, सो यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू 9/4, और यहाँ से 2 पे कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी 3/√2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of m kg is suspended by weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes angle 45 degree with vertical direction is. So starting condition ये है आपके पास कि एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक मास सस्पेंडेड है, तो मास के लिए डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg, और यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। अब आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है सो दैट जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने लग जाए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये स्ट्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल के साथ, सॉरी वर्टिकल के साथ 45 का एंगल बना रही है। यहाँ पे टेंशन T है, आपने फोर्स लगाया है F, और यहाँ पे जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो ये आपके पास चीजें हैं। नाउ इसको हम मल्टीपल वे से सोल्व कर सकते हैं। तो हम फोर्स रेजोल्यूशन से अगर सोल्व करें तो दिस विल बी, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos 45 यानी कि t/√2, और ये भी हो जाएगा t sin 45 यानी कि t√2। तो t/√2 इक्वल टू हो जाएगा mg। अगर हम इसको स्टेबल करते हैं तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी √2 mg, एंड जो t/√2 है वो इक्वल टू होगा फोर्स के, एंड फ्रॉम दिस ओके वी मेड ए मिस्टेक हियर कि यहाँ पे ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, मींस फोर्स वन टाइम एक्ट किया है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्ट नहीं कर रहा। जो हमने ये डायग्राम बनाया इसमें जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, ना कि वन टाइम। सो ये हमारा जो हमने प्रोसेस किया, ये यहाँ पे ये प्रोसेस वैलिड नहीं रहेगा। सो लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट।
डिलीट, और ये भी डिलीट करते हैं हम इसको। नाउ इस यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे F, और ये वन टाइम फोर्स होगा। आपने एक बार फोर्स लगा दिया और फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर आपके पास डायग्राम बनेगा कि ये तो मीन पोजीशन थी स्टार्टिंग वाली, और अब ये हमारा जो मास है वो यहाँ पे पहुंच गया है, और इसका जो पाथ है वो समथिंग लाइक ऐसे था, और अब यहाँ पे mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे टेंशन है, और जो फोर्स लगाया गया था वो यहाँ पे लगाया गया था। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए व्हाट वी यूज अगेन, हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट, हमारे पास फोर्सेस हैं, जस्ट हमें अभी डिस्प्लेसमेंट्स चाहिए। तो जो F फोर्स लगाया गया है इससे डिस्प्लेसमेंट हुई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई है राइट में ऐसे। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दिस की टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी है। सो सपोज ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो जो F फोर्स ने जो वर्क किया है वो हो जाएगा F इंटू AC, और वो किसके इक्वल होगा, इसने किसके अगेंस्ट वर्क किया, इसने mg के अगेंस्ट वर्क किया, और mg के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन mg, और वो कितनी होगी, पहले मास आपका यहाँ पे था, अब मास यहाँ पे पहुंच गया, तो उसने कितनी हाइट अचीव की, AB हाइट अचीव की। सो AB। नाउ सपोज जो टोटल लेंथ है वो L है अगर, और ये हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, तो जो OA है OA की वैल्यू आ जाती है L cos 45 यानी कि L बाय रूट 2, और जो AB है AB की वैल्यू आ जाएगी L माइनस L बाय रूट 2, और जो AC है AC की वैल्यू आ जाएगी L साइन थीटा यानी कि L साइन 45 और L बाय रूट 2। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, F इंटू AC यानी कि L बाय रूट 2 इज इक्वल टू mg इंटू AB, और AB क्या है L माइनस L बाय रूट 2। सो यहाँ से F आ जाएगा रूट 2 टाइम्स mg, L कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, एंड फर्दर इसको और सोल्व करें अगर हम, तो इट विल बी रूट 2 mg रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो mg रूट 2 माइनस 1, और अगर कंपेयर करें सो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल स्ट्रिंग मेक्स एंगल 45 डिग्री, मींस इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो आपका फोर्स है वो वंस एक टाइम सिंगल टाइम अप्लाई किया गया और यहाँ पे अप्लाई किया गया, उसके बाद फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं हो रहा। अगर कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा तो आप उसको जो हम पहले प्रोसेस कर रहे थे उससे सॉल्व कर सकते थे। So now next question. A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of hill of height 100 meter. It rolls down a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter and finally roll down the horizontal base at height of 20 meter. The velocity attained by the ball is. So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बॉल आपकी 100 मीटर से स्टार्ट करती है, सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमारे पास एक 100 मीटर की हिल है और स्मूथ हिल है, तो वो स्मूथ हिल से ऐसे नीचे आती है पहले, फिर वो 30 मीटर की हाइट तक जाती है, सपोज ये 30 मीटर हो गया, और उसके बाद से वो 20 मीटर के बेस हाइट पे ग्राउंड पे मूव करने लग जाती है ऐसे, और ये सारा का सारा स्मूथ है, और दिस इज सपोज आवर बॉल। ये पहले 100 मीटर की हाइट से ऐसे नीचे आती है, फिर ऊपर 30 मीटर की हाइट तक जाती है, और फिर 20 मीटर की हाइट पे ऐसे कंटिन्यूसली मूव करती है। सो लेट अस
जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये हाइट 100 मीटर है, ये 30 मीटर हाइट है और ये 20 मीटर हाइट है, और ये पॉइंट आप बोल देते हो पॉइंट बी। सो बिकॉज यहां पे कहीं पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू होगी टोटल एनर्जी एट डी। सो जो ए पॉइंट है इस पे टोटल एनर्जी क्या होगी, यहां पे बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh, और h है यहाँ पे 100 मीटर। बी पॉइंट पे सपोज कीजिए इसके पास कोई वेलोसिटी होगी बिकॉज वो मूव कर रही होगी, तो हाफ mv² प्लस mg, और बी पॉइंट पे हाइट होगी 20 मीटर, सो 20। इसको आप उधर लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, और m से m कैंसिल कर सकते हैं, सो 100g माइनस 20g, 80g इज इक्वल टू हाफ mv², और यहां से आता है दैट 160 इंटू g वैल्यू इज 10 इज इक्वल टू mv², और मास की वैल्यू 20 kg है, सो 1600 यस 160 बाय 20 इज इक्वल टू v², सो ये आ जाएगा 80। सो आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक समवेयर, यहाँ पे हमने मास ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ पे मास नहीं आएगा, सो दिस इज मिस्टेक, तो यहाँ पे मास नहीं होगा, ये लाइन नहीं आएगी। सो v² इज इक्वल टू 1600, और यहाँ से v आ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particles move in straight line with retardation proportional to its displacement। अब retardation क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें किसी डिस्प्लेसमेंट x के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ kx, और हमें फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आप इसको बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज प्लस माइनस कुछ भी वो चेंज के अंदर काउंट होता है, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, कितना वर्क आपने किया। सो हमारे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा सपोज माइनस एम के एक्स, मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एम मास अज्यूम कर लिया, सो नाउ वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स, यहां से माइनस एम के एक्स डी एक्स, और जब आप इंटीग्रेट करोगे माइनस एम के एज इट इज, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाय 2। सो यानी कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस x² के, और यानी कि जो चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, या आप बोल सकते हो डेल्टा के ई प्रोपोर्शनल होगा माइनस x² के, और बिकॉज लॉस की बात हो रही है तो लॉस में ऑलरेडी नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाएगा, सो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस प्रोपोर्शनल हो जाएगा x² के। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने क्वेश्चंस कवर किए वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे और आप उनको समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपने डाउट्स, और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग देन यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड डोनेट व्हाटएवर अमाउंट यू वांट। उससे हमें एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर और बेटर बुक्स, न्यू बुक्स लेने में हेल्प मिलती है। सो विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, we will meet in next video. Till then, keep on sharing, keep on subscribing.